Good morning, students. After submission of assignment 4, I feel that you people are having some confusion in functions of SEBI. That's why in this class I will cover functions of SEBI again and only on the basis of our NCERT book. क्यों? क्योंकि हम लोग का अगर आप अलग अलग राइटर्स की बुक देखोगे तो उसमें कहीं कोई फंक्शन किसी हेड में दिया हुआ है, किसी में किसी हेड में दिया हुआ है, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. तो हम लोग यहाँ पे स्टिक हैं बिल्कुल हम लोग की एनसीईआरटी की बुक पे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे. तो इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. तो फंक्शंस ऑफ सेबी में बिफोर गोइंग फॉर द फंक्शंस ऑफ सेबी लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 words you have to remember. The main objectives of SEBI is to protect, to prevent and to regulate. It means कि सबसे पहले उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट किस चीज को करना है हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है. SEBI is interested or one of the objective is to protect the interest of investors. प्रिवेंट किसको करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है. रेगुलेट किसको करना है, शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना है. तो 3 words if anybody asks you in exam, if they will ask you what are the objectives of SEBI, then you have to remember 3 words: prevent, protect and regulate. प्रोटेक्ट किसको करना है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, prevent the unfair trade practices in the market, and third one, regulate the share market or the stock exchange. Clear? Next one is functions of SEBI. देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में कि whether they are asking for functions of SEBI or they are asking for functions of stock exchange. दोनों इसी चैप्टर में कवर हो रहे but totally different topics. Sometimes हम कंफ्यूज हो जाते हैं but don't get confused with these टॉपिक्स. तो फंक्शंस ऑफ सेबी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन दे आर सेइंग रेगुलेटरी फंक्शन. देखो रेगुलेटरी वर्ड जहां आता है, रेगुलेटरी मींस रेगुलेशंस, रूल्स से रिलेटेड है. रेगुलेटरी रूल्स से रिलेटेड हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड हुआ. क्लियर? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट फंक्शन है रजिस्टर करना है. क्लियर? टू रजिस्टर. रजिस्टर किसको है, मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू बी अ ब्रोकर इन द स्टॉक एक्सचेंज, इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज. तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना है. तो एक उनका रेगुलेशन क्या हुआ, एक रूल क्या हुआ, उनका नियम क्या हुआ कि ब्रोकर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है. सब ब्रोकर बुक में दे रखा है लेकिन सब ब्रोकर का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. थर्ड वन हम लोग की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, म्यूचुअल फंड है. ये मार्केट में लाने से पहले हमको सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा. रेगुलेट करना है हमको किसको, ब्रोकर्स को. अगर कोई टेक ओवर बिड्स होती है, टेक ओवर बिड्स मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, किस रेट पे कर रहे हैं, किस बिड पे कर रहे हैं, किस उसके शेयर्स एक्वायर करते हैं बेसिकली, तो टेक ओवर बिड्स के लिए. तो वहां पे उनको रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का. कोई भी इंस्पेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं, इंक्वायरीज कंडक्ट करा सकते हैं, ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं. अगेन रिलेटेड विद रेगुलेटरी फंक्शन. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेनल्टीज की हम लोग बात करें तो अगेन हम किस में जाएंगे, रेगुलेटरी फंक्शन में जाएंगे. और जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. क्यों? क्योंकि हम लोग 3 जब बुक्स देख रहे थे तो हर में एक पॉइंट तीनों में अलग अलग जगह लिखा हुआ है. तो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो आवर बुक. तो रेगुलेटरी में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज हम लोग बोल सकते हैं. सीआईएस का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का है, म्यूचुअल फंड का है. रेगुलेट करना है, ब्रोकर को करना है, टेक ओवर बिड्स को करना है, स्टॉक एक्सचेंज को करना है. क्लियर? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं टू रेगुलेट दी थिंग्स कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं. एंड दे कैन इम्पोज पेनल्टीज आल्सो टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द शेयर मार्केट. क्लियर? सेकेंड वन, प्रोटेक्टिव. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट
point or the objective of SEBI is to protect the interest of investors, कि investors के interest को किस तरीके से protect कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा सबसे important तरीका एक हमारा prohibit unfair trade practices, कि हम लोग unfair trade practices को रोक के उस पे हम लोग लगाम लगा के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारी मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। जस्ट लाइक इन्होंने बोला प्राइस रिगिंग का है या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ। क्लियर? प्राइस रिगिंग या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हम लोगों का कि प्राइस रिगिंग का। ये प्राइस रिगिंग बेसिकली क्या होती है? व्हाट इज दिस प्राइस रिगिंग? देखो इसमें क्या होता है कि ये कंपनी है, क्लियर? इस कंपनी के और ये तभी हो सकता है जब उस कंपनी की एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द होल्डिंग किसी एक ग्रुप ने होल्ड कर रखी है। मैंने कहा कि 80% होल्डिंग इस ग्रुप के पास है। दिस ग्रुप इज हैविंग 80% होल्डिंग एंड दिस ग्रुप या अदर्स आर होल्डिंग 20%। क्लियर? तो अब वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में अपने शेयर्स, ये लोग बिल्कुल स्टिल हो रखे हैं, मार्केट में शेयर्स परचेज सेल कर ही नहीं रहे, मार्केट में इनके शेयर्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इन दैट केस ये लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स मार्केट में इधर से तो उन्होंने लगा दी सेल की कि वो सेल करना चाहते हैं 500 रुपीज पर शेयर पे, और यहां से इन्होंने खुद ने उस 500 पे खरीद लिया। शेयर प्राइस है 200, या वो हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर होता है, जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पे मत जाना कि 200 से एकदम 500 कैसे हो गया। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। 500 हो गया, फिर उन्होंने 500 पे खुद ही खरीदे, ना फायदा ना नुकसान, वो तो खुद मूवमेंट ला रहे हैं। इसी तरीके से फिर उन्होंने 600 लगा दिया, 600 में फिर वापस खुद ने खरीद लिए, 700 लगा दिया, फिर खुद ने खरीद लिए। तो जब 700 आया तो ये जो स्टिल बैठे थे लोग, उन लोगों को भी लगा कि हम अपने शेयर्स को भी मूव करें, तो इन दैट केस वहां पे शेयर्स का मूवमेंट वो लोग खुद ही स्टार्ट कराते हैं। क्लियर? तो बेसिकली प्राइस रिगिंग इज मैनिपुलेशन इन ट्रेड या मैनिपुलेशन इन शेयर मार्केट टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ द शेयर। बात समझ है? प्राइस रिगिंग बेसिकली क्या है? मैनिपुलेशन, क्योंकि वो खुद खरीद थोड़े मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर प्राइस इन मार्केट में शेयर्स के प्राइस को घटाने या बढ़ाने के लिए जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, दैट इज नोन एज प्राइस रिगिंग। तो एक तो ये हुआ, इसको रोकना है। दूसरा मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, कि हम प्रोस्पेक्टस में अगर वो मींस फॉल्स इंफॉर्मेशन इफ वी आर गिविंग, तो उसको रोकना है, उसको प्रोहिबिट करना है। दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेबी। कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया था इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस कि कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जानकारी है, मींस ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगी, लेकिन अभी अनपब्लिश्ड है, अभी वो पब्लिक के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं गई है। जैसे मान लो आज मेरे को मालूम है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स तैयार हो रहे हैं, ये कंपनी है, ये कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, या हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट नाम ना देके इसको मैं बोल रही हूँ ये उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनके क्वार्टरली P&L बैलेंस शीट तैयार हो गए। P&L इस बार प्लस 15% प्रॉफिट शो कर रहा है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ये जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 3 डायरेक्टर्स, दे आर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन
कि प्रॉफिट 15% इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने पब्लिक को रिलीज नहीं किए, सिर्फ हम 3 लोगों को मालूम है या इस डिपार्टमेंट के लोगों को मालूम है। शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आएगी कि इतना परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो उसमें शेयर्स में मूवमेंट बढ़ेगा, परचेज बढ़ेंगे, शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लियर? तो अब उन्होंने क्या किया, इन 3 डायरेक्टर्स ने अपने कम रेट पे आज ही शेयर पर, ये जो इंफॉर्मेशन है P&L अकाउंट, ये पब्लिश होंगे अभी 20 डेज बाद। क्लियर? और उन्होंने आज ही वो शेयर्स परचेज कर लिए, या उन्होंने अपने दोस्त, अपने फ्रेंड को बोला कि भैया तू इतने शेयर्स परचेज कर ले और जितना भी प्रॉफिट होगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। मतलब खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं या काउंसलिंग somebody else to trade on in those shares on the basis of that information which is unpublished, secret information के basis पे, और they are earning income, they are earning. So in that case this practice is known as insider trading. So one of the important function of SEBI that comes in protective to protect the interest of investors, insider trading को control करना। Clear? कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, फेयर प्रैक्टिस गाइडलाइंस इशू करना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग है, मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट है, इंटरनेट ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की, रिसर्च करते हैं टाइम टू टाइम और पब्लिश करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे फंक्शंस हमारे किसके हो गए, सेबी के। ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट, एंड फंक्शंस आर regulatory functions, protective functions and development functions. Regulatory functions basically related with registration, regulation, regulate करना, imposing penalties, conducting investigation, conducting inquiries and conducting audit or gathering various informations. Clear? Protect करना है हमको, price rigging, unfair trade practices से protect करना है, हमको इंसाइडर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करना है, हमको गाइडलाइंस इशू करनी है, सेबी के फंक्शंस। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, हम लोग को उनको मेजर्स स्टार्ट करने हैं टू डेवलप कैपिटल मार्केट इन द सेम वे इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट की, रिसर्च करते रहना है कंटिन्यूसली एंड पब्लिश यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम लोग को स्पेसिफिकली on the basis of NCERT we have to remember these points of functions of SEBI. Next topic is trading and settlement procedure. Trading and settlement procedure में we have to understand it just like a story. हम लोग ये assume कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आप ये assume कीजिए कि आज हम खुद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर के पास जा रहे हैं, या हमारा मन है कि हमको ट्रेडिंग करनी है, तो हमें व्हाट प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। क्लियर? सबसे फर्स्ट वन, आई वांट टू परचेज शेयर्स और आई वांट टू सेल शेयर्स। तो इन दैट केस फर्स्ट स्टेप इज टू सर्च फॉर ब्रोकर। ब्रोकर कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ एनएससी और बीएससी, जहां पे भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो ब्रोकर्स होते हैं। मेरे को पहले ब्रोकर सर्च करना पड़ेगा किसके पास मेरे को शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है। क्लियर? अब मैं ब्रोकर के पास गई, आफ्टर दैट ब्रोकर आस्क फॉर फ्यू डॉक्यूमेंट्स। ब्रोकर ने मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ दे विल आस्क इज परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस दे आर आस्किंग, बैंक अकाउंट डिटेल दे आर आस्किंग, डीमैट अकाउंट डिटेल दे आर आस्किंग। क्लियर? तो हमारी एक नॉर्मल सारी इंफॉर्मेशंस वो हमसे लेगा ब्रोकर। लेने के बाद द नेक्स्ट स्टेप ही विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अस। वो अपने साथ, अपन लोगों के साथ वो एग्रीमेंट करेगा, मींस ब्रोकर विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। क्लियर? एग्रीमेंट पे दोनों ने साइन कर दिए। साइन करने के बाद नाउ ब्रोकर विल ओपन ट्रेड अकाउंट विद हिम। हिम हियर रेफर टू with him means client, कि वो अपना क्लाइंट के साथ ब्रोकर क्या करेगा कि एक एग्रीमेंट करेगा और उसके नाम से एक ट्रेड अकाउंट डाल देगा, खोल देगा अपने पास ट्रेडिंग का अकाउंट। क्लियर? अब क्लाइंट क्या करेगा, अगर उसने अभी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डीमैट अकाउंट ओपन करेगा,
आपको मैंने समझाया था डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होगा, डीमैट अकाउंट ओपन होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके एजेंट्स होते हैं, डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं। डिपॉजिटरी क्या होती है, जहां पे हम अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, वेयर वी कीप आवर शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी को मैंने कंपेयर किया था आरबीआई से, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को मैंने कंपेयर किया था अदर बैंक से। तो हम किसके पास जाएंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारा डीमैट अकाउंट खोलेगा, वहीं पे ही हमारे सारे शेयर्स रखे जाएंगे। तो जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक की पासबुक हमको मिलती है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट हम खोलेंगे तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल इशू पासबुक। जैसे हम शेयर्स परचेज करेंगे प्लस हो जाएंगे, हम लोग सेल करेंगे उसमें से माइनस हो जाएंगे, वहां पे चलता रहेगा। कोई फिजिकल फॉर्म में आपके पास शेयर सर्टिफिकेट अब नहीं आता है। क्लियर? जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, वो प्लस कर देते हैं, देन हम निकालते हैं माइनस कर देते हैं। इन द सेम वे डीमैट अकाउंट विल ऑपरेट, बट साइड बाय साइड वी हैव टू ओपन बैंक अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि वहां तो शेयर्स आएंगे या जाएंगे, लेकिन बैंक का जो ट्रांजेक्शन, मनी का जो ट्रांजेक्शन होगा विल ओनली बी थ्रू बैंक। क्लियर? अब सब कुछ काम हो गया। अब मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, क्लाइंट प्लेस ऑर्डर परचेज करने का, या मेरे पास शेयर्स हैं उनको सेल करने का। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी मार्केट है, जहां पे हमारा एग्जिस्टिंग शेयर्स का परचेज या सेल हो रहा है, मींस बेसिकली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब हम प्राइमरी मार्केट में काम करते हैं तब हमारा न्यू इश्यू आता है, तब हम लोग बायर्स होते हैं, वहां सेल नहीं हो रहे होते शेयर्स, वहां अलॉट हो रहे होते हैं। अलॉट भी कौन करती है, कंपनी डायरेक्टली अलॉट करती है प्राइमरी मार्केट में। यहां हमारे पास शेयर्स आ गए, उसके बाद मेरे को सेल करना है, तो बेसिकली मेरे शेयर्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो, कंपनी के पास शेयर होल्डर का नेम चेंज हुआ है। क्लियर? तो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ब्रोकर उसको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है। सबसे फर्स्ट वो क्या इशू करेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। और ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जो है इज नॉट द कंफर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। वो ये नहीं कह रहा कि आपके शेयर बिक गए या आपके शेयर परचेज हो गए, वो अभी केवल इस चीज की कंफर्मेशन दे रहा है कि मेरे को आपका ऑर्डर मिल गया। तो दिस इज ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। अब ब्रोकर क्या करेगा, अपने सिस्टम को कनेक्ट करेगा किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम के साथ, और स्टॉक एक्सचेंज विल ट्राई टू मैच ऑर्डर। उस ऑर्डर को मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मेरे को शेयर्स परचेज करने तो वो ढूंढेगा कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको सेल करने, मेरे को सेल करने तो ढूंढेगा कौन ऐसा पर्सन है जिसको परचेज करने। विल ट्राई टू मैच माय ऑर्डर, क्योंकि अगर मेरे को बेचने तो खरीदने वाला मिलना चाहिए, खरीदने हैं तो बेचने वाला मिलना चाहिए। तो वो ट्राई करेगा उस ऑर्डर को मैच करने का। अगर वो मैच हो जाता है, अगर मैच हो जाता है तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, भी फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अगर एग्जीक्यूट हो गया, इफ एग्जीक्यूटेड, तो ब्रोकर अब यहाँ पे क्या इशू करता है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद अब इशू करेगा ट्रेड कंफर्मेशन। नाउ दिस इज द कंफर्मेशन कि आपका ट्रेड, आपने जो ऑर्डर दिया था वो एग्जीक्यूट हो गया है। और ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद एग्जीक्यूट होने के विदिन 24 आवर्स one of the very important document, that is contract note, is to be issued by the broker within 24 hours, and this is the legal document that is used in the case of any dispute between the client and the broker. अगर कभी भी dispute हो जाता है तो contract note is used as an evidence in case of dispute. Clear? और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन से शेयर्स बिके, कितने शेयर्स बिके, किस प्राइस पे बिके, क्या ब्रोकरेज हमने चार्ज की, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और ये सब होने के बाद अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज हम लोग का सेटलमेंट प्रोसीजर। ये सारा हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर हो गया बेसिकली। अब हमारा आता है सेटलमेंट प्रोसीजर। सेटलमेंट प्रोसीजर में हम लोग का T+2 डे का कॉन्सेप्ट चलता है, T+2 डेज का कॉन्सेप्ट चलता है। T+2 डेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन मंडे को किया तो मंडे के बाद मेरा वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट डे, ये तो मेरा हुआ ट्रेडिंग डे, दिस इज माय ट्रेडिंग डे, और यहां पे
एक दिन छोड़ के उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा मेरा सेटलमेंट डे। और यहाँ पे क्या होता है कि हर दिन का जो ट्रांजेक्शन होता है एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद हर ट्रांजेक्शन को स्टॉक एक एक्सचेंज एक यूनिक कोड नंबर इशू करता है, यूनिक कोड इशू करता है उस दिन के लिए। जैसे मान लो मंडे का मेरा ट्रेडिंग डे है, मंडे को मैंने 100 शेयर्स परचेज किए और वो मेरे परचेज हो गए। आई हैव परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, वो ट्रांजेक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर? अब मंडे को एग्जीक्यूट हुआ तो मंडे को जितने भी ट्रांजेक्शन हुए स्टॉक एक्सचेंज में उसका यूनिक कोड नंबर है 65। 65 इज यूनिक कोड नंबर और 65 कोड नंबर वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे सेटल होंगे कब? वेडनेसडे को। क्लियर? अब मैंने शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स मैंने परचेज किए। इन 100 शेयर्स मैंने जो परचेज किए, मेरे को स्टॉक एक्सचेंज को क्या देना है? व्हाट आई हैव टू पे? मेरे को उसको स्टॉक एक्सचेंज को मनी देना पड़ेगा ना। तो वेडनेसडे को हम स्टॉक एक्सचेंज को क्या दे रहे हैं? मनी। और स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों को यहां पे क्या देगा? क्लाइंट को क्या देगा? स्टॉक एक्सचेंज विल गिव शेयर्स। शेयर्स किस में आ जाएंगे? उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? डीमैट अकाउंट में वो शेयर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन हर दिन का एक स्पेसिफाइड यूनिक कोड नंबर होता है और वो T+2 डे, मंडे ट्यूसडे छोड़ के और देन वेडनेसडे को उसका सेटलमेंट होगा। अगर मैंने ये शेयर्स 100 शेयर्स सेल किए होते, सोल्ड, मान लो मैंने बेच दिए, सोल्ड, तो अब वेडनेसडे को मेरे को स्टॉक एक्सचेंज को क्या देने? शेयर्स की इंफॉर्मेशन, मतलब शेयर्स की मेरे को डिलीवरी देनी है कि अब ये शेयर्स आपके हुए, और स्टॉक एक्सचेंज मेरे को क्या देगा? मनी। मनी या तो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा या मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, बल्कि डील तो कौन कर रहा है? ब्रोकर। और ब्रोकर विद इन 24 आवर्स किसको दे देगा? क्लाइंट को वो पैसा दे देगा। तो मतलब हर दिन अब मैं ये सोचूं कि मंडे को मैंने 100 शेयर्स खरीदे और मंडे को मैंने 100 शेयर्स बेच भी दिए। रिलायंस के शेयर्स खरीदे और रिलायंस के शेयर्स बेच दिए। मैंने खरीदे 100 में, बेच दिए मैंने 110 में। तो अब मैं ये कह रही हूं कि स्टॉक एक्सचेंज मेरे को 10 रुपए पर शेयर दे दे, बस डिफरेंस। तो ये बोलते हैं कि उस डे का तो मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने ये शेयर्स जो सेल किए, ये मैंने किए होते ट्यूसडे को, ये मेरा डे है ट्यूसडे, तो इसका सेटलमेंट डे कब आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। एक बार दोबारा समझते हैं। एक तो मैंने बताया सेम डे में खरीदे, सेम डे में बेच दिए। देखो इसमें अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन कि मैंने 100 शेयर्स परचेज किए या सेल किए, इसका मेरा यूनिक कोड नंबर है 65 और इसका सेटलमेंट मेरा होगा कब? T+2 डे। T+2 डे का मतलब ट्रांजेक्शन का डे प्लस 1 डे और नेक्स्ट डे, मतलब मंडे का ट्रांजेक्शन मेरा वेडनेसडे को सेटल होगा। क्लियर? सेम डे में मैंने खरीदे भी हैं, बेचे भी हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अलग अलग डे करे, अब मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर गई मैं ब्रोकर के पास, फिर मैंने 100 शेयर्स यहां पे सेल कर दिए फॉर द पर्पस ऑफ मेरे को बेचने हैं शेयर्स, मैंने सेल कर दिए। यूनिक कोड नंबर मेरे को आज इशू हुआ 66। ट्यूसडे का ट्रांजैक्शन था, वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को ये मेरा ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट डे होगा। तो अब यहां तो मेरे को वेडनेसडे को पेमेंट मिलेगा सेपरेट, और ट्यूसडे को जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है बेचने का, थर्सडे को मेरे को उसका सेटलमेंट करना है। हर दिन के ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट डे अलग होगा। अब मेरे को 100 शेयर्स मैंने बेचे, सेल किए, तो 100 शेयर्स जो मैंने सेल किए वो मेरे को थर्सडे को मेरा सेटलमेंट डे है। मींस ऑन थर्सडे स्टॉक एक्सचेंज मेरे को इसके लिए जो मैंने बेचा उसका मनी देगा, और मैं स्टॉक एक्सचेंज को क्या दूंगी? डिलीवरी ऑफ 100 शेयर्स
मींस मेरे डीमेट अकाउंट से 100 शेयर्स यहां पे माइनस हो जाएंगे मेरे अकाउंट में से, रिलायंस कंपनी के। क्लियर हम लोग का? तो इस तरीके से हमारा T+2 सेटलमेंट डे चलता है कि हर दिन का सेटलमेंट डे अलग होगा, हम उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। आज मैंने परचेज किए तो एक दिन छोड़ के फिर मेरे को उसका सेटलमेंट करना है, फिर मैंने नेक्स्ट डे ट्यूसडे फिर काम करने गई, मैंने आज बेचे, फिर मेरे को थर्सडे को करना है, वेडनेसडे को मैं फिर पहुंच गई ब्रोकर के पास, और आज मैंने 100 शेयर्स रिलायंस के फिर खरीद लिए। तो वेडनेसडे को खरीदे, थर्सडे एंड देन फिर ये मेरा फ्राइडे, और ये मेरा यूनिक कोड नंबर यहाँ पे क्या आएगा 67। 65 वाले ट्रांजेक्शन्स का सेटलमेंट होगा वेडनेसडे को, 66 नंबर वाले ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट होगा थर्सडे को, 67 वाले ट्रांजेक्शन्स का सेटलमेंट होगा मेरा फ्राइडे को। और अगर मैंने मान लो फ्राइडे को कोई किया तो फ्राइडे को करने के बाद हमारा संडे होता नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन मेरा सेटल होगा मंडे को, या कोई छुट्टी पड़ जाती है तो फिर उस दिन ना होके नेक्स्ट डे में होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मेरे को ब्रोकर सर्च करना था, ब्रोकर ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के बाद उसने अकाउंट खोला, मैंने उसको डीमेट अकाउंट की बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड, देन आई हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द ब्रोकर, देन ब्रोकर इशूड मी, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप उसने इशू की। आफ्टर दैट मतलब उसने सारी इंफॉर्मेशन हमारी किस में डाल दी, स्टॉक एक्सचेंज में की। स्टॉक एक्सचेंज इज नाउ ट्राइंग टू मैच माई ऑर्डर, इफ इट इज मैच्ड देन हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाएगा, नॉट मैच तो वो मेरा अभी स्टोर हो जाएगा फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद अब ब्रोकर विल इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। नाउ इट्स द कंफर्मेशन कि यस योर ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। After trade confirmation slip or within 24 hours of execution, broker is required to issue contract note, इसको issue करना है, और contract note is an important document, legal document which is used as an evidence in case of dispute between the client and the broker. फिर हम लोग का सेटलमेंट डे आएगा, सेटलमेंट प्रोसीजर हमारा T+2 डे का हम लोग को फॉलो करना है। T+2 डे हम लोग का क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन +2 डे। हर दिन का सेटलमेंट डे हम लोगों का अलग होगा। जिस दिन हम स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे, स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो पे इन डे है, और जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज हमको दे रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए पे आउट डे है। उस दिन या तो हमको मनी मिलेगा या फिर हम लोगों को शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हो जाएंगे और हम लोग का मनी हमारे बैंक अकाउंट में हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस।